Hi, Namaste and welcome to today's video. Well, dear viewers, इस वीडियो के ग्लिम्सेस हम पहले भी देख चुके हैं एंड आई नो आपने स्क्रीन को देख करके मेकआउट कर ही लिया है दैट दिस वीडियो द मोस्ट अवेटेड वन फॉर यू, जहां पर हम आपके अपकमिंग दिसंबर 21 जून 21 I'm mistaking अपकमिंग जून 21 अटेम्प्ट के लिए हमारे इंस्टीट्यूट दैट इज आईसीएसआई के द्वारा दिए गए सप्लीमेंट पर डिस्कशन करने वाले हैं. Well, yes, we have to discuss in today's session on the supplement जो कि हमारे कंपनी लॉ के पेपर के लिए हमें दिया गया है. Well, बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने के पहले I would like to tell you कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताना चाहूंगी. आप अगर ओल्ड कोर्स में भी अपना एग्जाम दे रहे हो जून में, आने वाले जून 21 में, तो भी दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज The supplement is majorly about the Companies Amendment Act 2020 और उसमें जो भी चीजें ऐड हुई है भाई, अब वो आप ओल्ड कोर्स में पढ़ रहे हो कंपनी लॉ चाहे न्यू कोर्स में पढ़ रहे हो, ऑफ कोर्स सी बात है कंपनी लॉ दोनों जगह सेम है तो प्रोविजंस या पॉइंट्स भी सेम रहेंगे. So this is going to be helpful for your knowledge pursuit also. अगर आप सिर्फ कंपनी अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो भी, अगर आप सीएस के एस्पिरेंट है और जून में अपना एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो भी, और अगर आप किसी दूसरे कोर्स को परस्यू कर रहे हैं जैसे कि सीए या सीएमए एंड यू जस्ट लुकिंग आउट फॉर द अमेंडमेंट्स और द अपडेट्स दैट आर इन द वो अमेंडमेंट्स, वो अपडेट्स जो कि करंटली अभी आपको पता होना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा. बाय द टाइम वी एंड अप विद द वीडियो यू विल हैव एन एक्सेस टू ऑल द मेजर अपडेट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन द एक्ट. ठीक है भाई, तो चलिए अपने इस समय को ज्यादा न गवाते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं. आपको एक महत्वपूर्ण काम जो करना है वो ये है कि आप जिस भी मटेरियल से अपने कंपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, यानी कि आप अपना स्टडीज कर रहे थे, स्टडी मटेरियल जो आईसीएसआई ने दिया है उससे ही पढ़ रहे हो, या जो भी आपके पास नोट्स है या स्टडी मटेरियल है वो सब अपने सामने रख कर बैठिए and keep another additional blank copy and a pen or a pencil with you. क्योंकि बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो इस सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स में पढ़ेंगे जो हमें इंस्टीट्यूट ने ही दिया है. वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल. मैं ऐसे नहीं करने वाली कि और 15 20 50 पेज के नोट्स बना करके और फिर आई एम गोइंग टू टेल यू कि यार ये नोट्स हैं, इसमें अमेंडमेंट की सारी चीजें आ गई. I know you already have lot of study material to study for your upcoming examination और 40-50 पन्नों के नोट्स का एडिशनल बर्डन I do not want to give to you. तो इस वीडियो में मैं आईसीएसआई ने जो सप्लीमेंट दिया है उसी को आपके सामने रख करके उसके की पॉइंट्स हाईलाइट करके आपको समझाऊंगी सो दैट ये सबके पास ही है, वेबसाइट पे से सभी से डाउनलोड कर सकते हैं. अब जिन भी टॉपिक्स में आए अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो पूरे चैप्टर्स की लिस्ट दी गई है, यहाँ पर जो भी अमेंडमेंट्स या अपडेट्स आए हैं इन्हें अपन डिस्कस करेंगे. जहां आपका ये चैप्टर है आपको क्या करना है भाई, एक पीस ऑफ पेपर पर स्टिकी नोट्स रख लो या सिंपल एक पीस ऑफ पेपर रखो, जो भी पॉइंट अमेंडमेंट का बता रही हूँ उसे वहीं पर लिखते चलना, साथ साथ में लगे तो बीच बीच में वीडियो पॉज करके उसे सुन सकते हो एंड देन स्टिक इट वेयर वो प्रोविजन आपके पास आपके मटेरियल में है, आपके नोट्स में, आपके रिटन नोट्स में या स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएसआई जहां भी है वहां पेस्ट कर लो. तो इससे एक बार जब इस पूरे वीडियो को सुन लोगे उसके बाद आखिरी में आपके लिए ये सारी चीजें एग्जाम के समय रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगी. बिकॉज आई नो घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के वीडियोस आप एग्जाम के टाइम बैठ के थोड़ी देख सकते हो, बट एक बार जब आप इसे पूरा सुन करके अपने नोट्स इस सेशन से बना लोगे जो मैं आपको दे रही हूं और उसे अपने नोट्स में पेस्ट कर लोगे, तो वन डे बिफोर के रिवीजन में आपको सिर्फ उतनी सी चीजें पढ़ना है. इट्स क्वाइट हैंडी, क्वाइट इजी एंड टाइम सेविंग. तो कोई बर्डन नहीं है कि ढेर सारे दूसरे नोट्स आपको दे दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि ये अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट को बिल्कुल एक ब्लास्ट तरीका बना दिया जाएगा, ये भी करना ये भी करना है, ऐसा वैसा एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. नो प्लीज, लेट्स कीप इट ऑन अ वेरी लाइटर नोट. कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ दिया है आईसीएसआई ने. कंपनी लॉ के ये जो 39 पेज के अमेंडमेंट्स अपने को दिए गए बहुत बेसिक और छोटी छोटी सी चीजें, बारीक बारीक सी हैं, बस बात ये है. तो उसी बारीकी को आपको ध्यान रखना. समझ पा रहे हैं ना इतना? चैप्टर्स का सीक्वेंस बाय नाउ आपने देख लिया होगा और आप ये भी समझ गए होंगे ये तो ऑलमोस्ट वही सीक्वेंस है जो आपके स्टडी मैट का भी होता है. तो इसी सीक्वेंस में आए गए चेंजेस हमें आईसीएसआई ने दिए और हम एक एक करके उन्हें उठाने वाले हैं.
तो अपनी कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, अपना स्टडी मटेरियल पेन पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात पर, जो कि अमेंडमेंट्स को पढ़ने के पहले आपको ध्यान रखना है, उस पर आ रहे हैं। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 को ही हाईलाइट करते हुए ये पूरा वीडियो और ये सप्लीमेंट बेस्ड है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले यहाँ यही बताया गया कि कब इसे प्रेसिडेंट की कंसेंट मिली और कैसे ये उसके पहले हमारे बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास हुआ। वी नो दिस इज अ वेरी कॉमन वे ऑफ मेकिंग सम एक्ट, है ना, इतना तो अपन जानते ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ जो ये आपके लिए मैंने हाईलाइट कर दी है कि एमसीए ने 21 दिसंबर 2020 वो तारीख निर्धारित करी थी, 21 दिसंबर 2020 as the commencement date for the specified sections of this Company Amendment Act 2020। 21 दिसंबर से बच्चों इसके स्पेसिफाइड सेक्शंस जो हैं वो एप्लीकेबल हो गए। अब एक चीज ध्यान रखना, एक्ट नहीं बदला है कि कंपनी एक्ट 2013 का 20 का हो गया, एक्ट वही है। सिर्फ इसके कुछ प्रावधानों में बदलाव लाने के लिए हम एक नया एक्ट छोटा सा लाए हैं, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसमें कुछ सेक्शन है। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 में कुछ सेक्शन है और उन सेक्शंस के माध्यम से हमारा जो ओरिजिनल कंपनी एक्ट 2013 है उसमें हमने छोटे छोटे बदलाव करे। और मैक्सिमम बच्चों एक चीज बताऊं आपको, हर बदलाव के पीछे दो चीजें हैं। एक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माइंडसेट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यवसाय को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करा गया है और कैसे ये ज्यादा इफेक्टिवली बिजनेस करना हमारे देश में हो सकता है, वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स में हमारा पोजीशन सुधरे, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कंपनी अमेंडमेंट एक्ट में हमने सबसे बड़ा काम करा है, काफी सारे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करा है बच्चों। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस हुआ है। मैडम क्या होता है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस? तो काफी सारी जगह पेनल्टीज में जहां इम्प्रिजनमेंट होता था हमने हटा दिया, काफी सारी जगह पर हमने पेनल्टीज के अमाउंट को रिड्यूस कर दिया, या जो फिक्स नहीं होते थे उनको फिक्स कर दिया। तो अब इससे हमारा इंटेंशन क्या होता है भाई? इससे इंटेंशन ये था कि जो बहुत स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है ना बिजनेस करने में, जो एक रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो अपन लूजन अप कर दें। तो पेनल्टीज कम कर दी, इम्प्रिजनमेंट कम कर दिया। इसका ये मतलब नहीं कि गलत करने का मौका आपको मिल जाएगा या फ्रॉड के चांस बढ़ जाएंगे। पेनल्टीज अभी भी है बच्चों, ये ना सोचना पेनल्टी हट गई है। बस पेनल्टीज में मोस्ट ऑफ द टाइम जो मॉनेटरी पेनल्टी होती थी वो वही है, कुछ जगह पर वो फिक्स नहीं होती थी। आपने अभी तक कंपनी लॉ में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, तो आपको ध्यान ही होगा। पूरा सिलेबस एक एक बार आप सब लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो, अब तो रिविजन का टाइम चल रहा है आप सब लोग का। तो कितने सेक्शंस है, ऑलमोस्ट हर जगह पेनल्टी पढ़ते हो, कई जगह फिक्स है, कई जगह लिखा रहता है विच विल एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीज, या नॉट लेस देन 1 लाख बट विच में एक्सटेंड अप टू 3 लाख रुपीज और 5 लाख और 25 लाख। ऐसे कई सारी जगह है, सब जगह नहीं, कई जगह है जहां हमने उसको फिक्स कर दिया। So, two basic things that the Company Amendment Act 2020 is expected to live up. Number one, ease of doing business, and number two, decriminalization of offenses. समझ गए क्या भाई लोग, बहन लोग और सारे बच्चा लोग, इस कंपनी एक्ट का, इस अमेंडमेंट एक्ट का बेसिक लॉजिक? ठीक है भाई, तो चलिए अब अपना समय ज्यादा ना खत्म करते हुए सीधी बात, नो बकवास वाले लॉजिक पर आगे बढ़ते हुए अपने इन अमेंडमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं और एक एक करके इन अमेंडमेंट्स पर आते हैं। शेयर कैपिटल सबसे पहला चैप्टर है जिसमें अपने को देखना है कि क्या क्या चीजें यहां पर बदली है। तो देखे भाई कि हमें सबसे पहले क्या चीजें दी गई है शेयर कैपिटल वाले टॉपिक में, राइट। सबसे पहले आते हैं शेयर कैपिटल पे एंड लेट्स सी 5 से 7 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं शेयर कैपिटल को लेकर। सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है वो है एक फॉर्म के बारे में, एक ई फॉर्म पास 6 जिसे अब फाइल किया जाना है। वेल बच्चों, दिस इज द पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू maintenance of securities in the demat mode even by the unlisted public companies। आपको ध्यान होगा अब सेबी के ऑर्डर के चलते हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी अपनी सिक्योरिटीज डीमैट मोड में ही रखना है ना। और यहां पर कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014 में जो रूल नंबर 9A इंट्रोड्यूस हुआ है, इस रूल नंबर 9A के हिसाब से
हर हाफ ईयर एंड से 6 महीने हर हाफ ईयर एंड यानी 6 महीने के एंड से 60 दिन के अंदर अंदर within 60 days, everything is highlighted for you to understand, within 60 days from the conclusion of each half year, हर ऐसी कंपनी को जो कि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है एक फॉर्म फाइल करना है, और ये है ई फॉर्म पास 6 जिसका हेडिंग होता है रिकंसिलिएशन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट, जो हाफ ईयरली बेसिस पर फाइल करा जाएगा। 15 जुलाई 2020 को आ चुका है ये प्रावधान अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को, अब इसे फाइल करना है सर्टिफाइड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है भाई, तो सीधा सिंपल सा पॉइंट है, क्या करना है यहाँ पर, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज जो कि डीमैट मोड में कन्वर्ट करी जा चुकी हैं उनकी डिटेल्स बताते हुए as per rule 9A of the prospectus and allotment of securities rules 2014 e form pass 6 within 60 days from the end of each half year फाइल करना है सर्टिफाइड बाय PCS और PCA। इस फॉर्म का नाम क्या है मैम, तो इस फॉर्म का नाम है ये जो आपको ऊपर दिख रहा है रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट। तो हर 6 महीने में हमारी जो भी सिक्योरिटीज हैं जो कि अब कन्वर्ट हो चुकी है डीमैट मोड में, उनका करंट क्या स्टेटस है, कुछ और ऐसी हैं जो बची हुई है, वो सारी डिटेल्स इस फॉर्म में चाहिए। तो ये एक नया फॉर्म है जो आपको ध्यान रखना है, ई फॉर्म पास 6। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे पर आइए। अच्छा, ये सब जो आप यहाँ पर लिंक्स देख रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट हर पॉइंट के नीचे लिंक है, और इन लिंक्स में या इन लिंक्स के थ्रू आप डायरेक्टली उस पेज पर, उस वेब पेज पर जा सकते हो जिस वेब पेज पर इस अमेंडमेंट के बारे में प्रावधान दिया है। सो इफ यू वांट टू चेक दीज एक्चुअल पॉइंट्स, तो आप इन लिंक्स पर जब आप वेबसाइट से डाउनलोड करोगे अपना सप्लीमेंट, तो यहाँ पर इन लिंक्स पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वेब पेज पर जा सकते हो जहां पर इस अमेंडमेंट की डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया इतना। चलिए, तो पहला पॉइंट हो गया शेयर कैपिटल चैप्टर का। अपन आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट जो दिया गया है वो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से ही संबंधित है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट टू QIBs के संबंध में एक अमेंडमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट जल्दी से रिकॉल कर लिया होगा आपने अभी तक, सेक्शन नंबर डैश ऑफ द कंपनी एक्ट 42, राइट। सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करता है, ध्यान आ गया होगा आपको अब तक। और इसी सेक्शन 42 में ये लिखा होता है कि आप जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो एक प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय मींस ऑफ अ स्पेशल रिजोल्यूशन आपको लगेगी, है ना। यहाँ पर पुराना प्रावधान दिया भी है। जब सेक्शन नंबर 42 को रूल 14 के साथ अपन रीड करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी ऑफर या इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट shall not be made unless it is being previously approved by the shareholders of the company. प्रायर अप्रूवल अपने को चाहिए होती है बाय मींस ऑफ अ स्पेशल रिजोल्यूशन। एंड बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, फॉर ईच ऑफ द ऑफर्स और इन्विटेशन, जितनी बार करेंगे उतनी बार ये लगेगा। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है, QIB को करने के लिए कंपनी साल भर में एक सिंगल रिजोल्यूशन पास करके एक से ज्यादा बार अलॉटमेंट कर सकती है। QIBs को अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट देना चाह रही है, ये relaxation to QIBs also along with the existing relaxation that is available against non-convertible debentures। तो अब अगर प्राइवेट प्लेसमेंट पे QIB को अपन शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, सिक्योरिटी अलॉट कर रहे हैं, या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगर जारी हो रहे हैं, तो एक सिंगल रिजोल्यूशन पास करके एक साल में आप एक से ज्यादा प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। तो अब ये जैसे मानिए सपोज में हमें लग रहा है कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं 50 लाख का, बट QIB से अभी इतना पैसा नहीं आ पाएगा, QIB इसे 2 पार्ट में देगा 25-25 करके। तो हर बार एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत पड़ती थी पहले। अब अपन ने ये चेंज कर दिया है कि आप एक ही बार स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, उसमें आप लिखो कि आप 50 लाख रुपीस का अलॉटमेंट कर रहे हो QIB को, और वो 50 लाख 2 पार्ट में टूटा हुआ होगा 25-25 ईच। तो आप 2 बार में उन्हें सिक्योरिटीज अलॉट करोगे और उनसे पैसा लो, एक सिंगल रिजोल्यूशन में ये काम हो जाएगा। समझ गए क्या बच्चों यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब ये जो पूरा डिटेल्स ऑफ चेंज है उसको इकट्ठा करके फिर यहाँ पर अपन ने वापस से दे दिया है, with this amendment it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution, ये only once in a year for all the allotments to such qualified institutional buyers during the year। एक सिंगल अलॉटमेंट आपका काम हो जाएगा। समझ गए भाई,
तो पहली चीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को हम रिवाइज करते रहेंगे बार बार, ताकि आपको पुरानी चीजें भी याद होती जाए और वैसा ना हो कि आगे पार्ट बढ़ते जाए पीछे सब पार्ट होता जाए, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या था आपका शेयर कैपिटल में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज एज पर, ये साथ साथ में रिवाइज करिए, unlisted public companies as per rule 9A of the prospectus and allotment of securities rules 2014 हर हाफ ईयर एंड से 60 डेज के अंदर ई फॉर्म पास 6 फाइल करेगी, जिसमें वो अपनी शेयर कैपिटल के रिकंसिलिएशन का ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी, सर्टिफाइड बाय अ पीसीएस और अ पीसीएस, ठीक। दूसरा पॉइंट आपसे कहता है कि सेक्शन 42 रेड विथ रूल 14 के अंतर्गत, जहां पहले हमें हर प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन लगता था, अब हम एक अमेंडमेंट ले आए क्यूआईबीज या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अलॉट करने के लिए, क्यूआईबीज को प्राइवेट प्लेसमेंट देने के लिए या एनसीडीज अलॉट करने के लिए एक सिंगल रेजोल्यूशन एक बार में पास करके एक साल में आप एक से ज्यादा बार अलॉटमेंट कर सकते हो। लाइफ टाइम के लिए नहीं है बच्चों, एक बार एक साल में रेजोल्यूशन पास करके आप एक से ज्यादा अलॉटमेंट कर सकते हो। यहाँ आपको एक कंसेप्ट और याद आ रहा होगा प्रोस्पेक्टस से ही संबंधित, आई नो बाय नाउ आपने गेस कर लिया होगा मैडम शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी ऐसे ही कंसेप्ट है ना। तो हाँ बच्चों, शेल्फ प्रोस्पेक्टस जिसे एक बार फाइल करके आप उसी प्रोस्पेक्टस के आधार पे एक साल में एक से ज्यादा बार इश्यू ला सकते हो। फर्स्ट टाइम जब आपने उस प्रोस्पेक्टस के आधार पर अपना इश्यू ओपन करा है, वहां से अगले एक साल तक के लिए वैलिड होता है प्रोस्पेक्टस। तो वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि अब आप एक सिंगल रिजोल्यूशन इन अ ईयर पास करके एक से ज्यादा अलॉटमेंट क्यूआईबीज को दे सकते हो, ठीक भाई। चलिए बढ़ चलिए आगे, और अब जब अगले कंसेप्ट पर आ रहे हैं, तो अगला कंसेप्ट है आपके सामने जो कंपनी एक्ट के सेक्शन 26 के सबसेक्शन 9 में एक अमेंडमेंट करता है। सेक्शन 26 इज अबाउट द मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, ठीक है। आपको यहाँ एक सेक्शन और दिख रहा होगा, ये सेक्शन 6 ऑफ द कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020। आप बोलेंगे मैम ये कौन सा, क्या मतलब सेक्शन 26 को 6 बना दिया क्या? नहीं, मैं बोली थी ना कंपनी अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें सेक्शन डाले हैं कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शंस को बदलने के। तो आप अगर सेक्शन 6 नहीं भी याद रखते चलेगा, जरूरत भी नहीं याद रखने की, because what major amendment has been done is in section 26 of the Company Act 2013। तो वो आपको ध्यान रखना है, ये अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन है बच्चों, एक्ट बना है कोई भी तो सेक्शन तो हो गई, तो अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन है। और ये जो आप देख रहे हो 26 सबसेक्शन 9, ये काय का सेक्शन है भाई? ये आपके एक्चुअल ओरिजिनल कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन, समझ रहे इतना? क्या करा मैम सेक्शन 26 के सबसेक्शन 9 में? वेल मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, अगर जो कंटेंट्स बताए गए नहीं दिए जाते तो पेनल्टी होती है। यहाँ हमने करा डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस, देख रहे हैं आप वो वर्ड स्टार्टिंग में जो अपन ने यूज करा था, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस। और क्या हुआ है इसमें, देखो पुराना और नया दोनों प्रोविजन आपके सामने। भाई कॉन्ट्रवेंशन करा आपने, जो मैटर्स अपने को प्रोस्पेक्टस में स्टेट करने थे एज पर सेक्शन 26, ऑफ कोर्स सी बात है मॉनेटरी पेनल्टी है, ये पढ़ी है आपने सेक्शन 26 में, और उसके साथ इम्प्रिजनमेंट है। अब हमने क्या कर दिया है, हमने इम्प्रिजनमेंट हटा दिया, मॉनेटरी पेनल्टी जो है वो मॉनेटरी पेनल्टी रहेगी, बट अब अगर कॉन्ट्रवेंशन होता है सेक्शन 26 ऑफ कंपनी एक्ट का, तो कंपनी विल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ नॉट लेस देन 50,000 व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 लाख, एंड कंपनी का जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है जो नोइंगली इसमें इन्वॉल्व था, दैट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ नॉट लेस देन 50,000 एंड व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 लाख। मतलब न्यूनतम 50,000 से 3 लाख तक का जुर्माना कंपनी और ऑफिसर डिफॉल्ट। इम्प्रिजनमेंट जो होता था, वो इम्प्रिजनमेंट ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 इयर्स, इसको अपन ने हटा दिया। तो अब क्या होगा, सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी लगेगी। क्लियर बच्चों? ठीक है, पहला पॉइंट ई फॉर्म पास 6, वेरी गुड, ठीक है। ई फॉर्म पास 6 जो आपको फाइल करना है हर हाफ फाइनेंशियल ईयर एंड होने से कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर, ठीक। दूसरा वाला क्या पॉइंट पढ़ा आपने भाई? दूसरा वाला पॉइंट वाज इन रिलेशन टू, दूसरा वाला पॉइंट यहाँ प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सेक्शन नंबर 42 में ये कहा है, रूल नंबर 14 के साथ अब अपन अमेंडमेंट कर चुके हैं कि क्यूआईबी को करे जाने वाले अलॉटमेंट के लिए एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करने से भी काम हो जाएगा एक साल में। तीसरा सेक्शन 26 सब सेक्शन 9 में कहा गया कि यदि प्रोस्पेक्टस में जो कंटेंट्स देने वो नहीं देते, कॉन्ट्रवेंशन होता है सेक्शन 26 का, तो जो मॉनेटरी पेनल्टी है कंपनी और ऑफिसर डिफॉल्ट पे,
वो उतनी रहेगी, नॉट लेस देन 50,000, नॉट मोर देन 3 लाख, बट जो इम्प्रिजनमेंट होता था वो हट गया, दैट इज डिक्रिमिनलाइज्ड। ठीक, फिर दोहराऊंगी, गलत करने का मौका नहीं मिल गया इससे आपको। हुआ बस इतना सा है कि जो पेनल्टी पहले लगती थी इम्प्रिजनमेंट के नाम पे, उसको हटा दिया। ठीक है, समझ गए क्या इतना कंसेप्ट? चौथे पॉइंट पर आ जाइए भाई। चौथे पॉइंट में क्या करा मैम? चौथे पॉइंट में कंपनी एक्ट के सेक्शन 40 के सबसेक्शन 5 में से भी हमने डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया। नए कंपनी एक्ट में सेक्शन 7 है, ये नया मतलब अमेंडमेंट। हाँ, अमेंडमेंट एक्ट में आपको याद रखना है 40 सबसेक्शन 5, सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन द स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित सेक्शन 40 में जो भी कंडीशंस दी गई हैं, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, यदि इनका नॉन कंप्लायंस होता है तो फिर ऐसी स्थिति में हमने एक बार फिर यहाँ पे क्या करा है भाई? हमने इम्प्रिजनमेंट को ओमिट कर दिया है ना? क्या करा है हमने? हमने इम्प्रिजनमेंट को ओमिट कर दिया, ओमिशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो अभी पुराना प्रोविजन आपके सामने, नया प्रोविजन आप अपने सामने देख पा रहे होगे। इन द मीनवाइल मैं पढ़ रही हूँ, आप इसे रीड भी कर रहे होगे। पॉइंट इतना ही है कि ओमिशन हुआ है, इम्प्रिजनमेंट हट चुका है, जैसे कि ऊपर 26(9) में से भी हटा। तो अब ऐसी स्थिति में सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी रहेगी, और वो कितनी है भाई? वही 5 लाख, विच में एक्सटेंड टू 50 लाख ऑन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर not less than 50,000 but which may extend to 3 lakh rupees। बाकी जो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट होता था वो इम्प्रिजनमेंट हटा दिया गया है। समझ गए हैं क्या ये चारों पॉइंट बैक टू बैक? ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है इतना? तो भाई अब बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की ओर। अब पांचवें पॉइंट में हमें क्या दिया गया है? तो यहाँ सेक्शन नंबर 64 के सबसेक्शन 2 के अमेंडमेंट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब सेक्शन नंबर 64, ऑफ कोर्स सी बात है, आपने रिकॉल कर लिया होगा, मुझे पता है, ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि ऑल्टरेशन से जुड़ा है। सेक्शन 61 से जुड़ा हुआ है ये सेक्शन। सेक्शन नंबर 61 इज अबाउट ऑल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, है ना? और ऑल्टरेशन सबसेक्शन 1, उसके 5 क्लॉजेस, और इस ऑल्टरेशन से ही संबंधित आगे सेक्शन नंबर 64 आता है, स्पेसिफिकली उसका सबसेक्शन 2 आता है। नोटिस जो अपने को रजिस्ट्रार को देना होता है, आपको ध्यान होगा यहाँ पर उस ई फॉर्म एसेट 7 की बात आती है। चलो, आई हैव गॉट द एक्सट्रैक्ट फॉर यू, सेक्शन नंबर 64(2) का एक्सट्रैक्ट, ये देखो बच्चों, सेक्शन नंबर 64(2) नोट्स में जैसा आता है, अब अपने पास, आपके पास किताब में भी होगा ही सही। जब भी कंपनी सेक्शन नंबर 61 के अनुसार अपनी शेयर कैपिटल को चेंज करती है, या फिर 62 सबसेक्शन 4 रेड विथ 6 एज पर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट अगर चेंज करती है, या फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन होता है, तो कंपनी को इसकी सूचना आरओसी को ई फॉर्म एसेट 7 भर के देनी होती है ना? और ये जो सबसेक्शन 2 है, ये पेनल्टी होती थी कि भैया इन केस अगर कोई कॉन्ट्रीवेंशन होता है तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल टू अ फाइन एक्सटेंडिंग 500 पर डे। अब ये नया प्रावधान ही है, क्योंकि ये मैंने आपको अपने नोट्स में से निकाल करके दिया है। ये नया प्रावधान है कि 500 रुपया पर डे लगेगी, जो कि मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकती है, और कंपनी के केस में इतनी पेनल्टी है 500 रुपया पर डे, जो 5 लाख तक जाएगी, एंड ₹1 लाख इन केस ऑफ एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, अब सप्लीमेंट में इसे देखने जाओगे तो यहाँ पर आपको पुराना प्रोविजन भी मिलेगा, नया भी। पहले ये होता था 1,000 रुपया पर डे तक की पेनल्टी होती थी यहाँ पर, विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख रुपीज। ठीक है, बट विच एवर इज लेस, 1,000 पर डे तक वो चलता रहेगा, ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, बट मैक्सिमम एक लिमिट आती थी 5 लाख रुपए की, तो विच एवर इज लेस, बस उतना। 5 लाख से ज्यादा हो गया तो 5 लाख। हमने क्या कर दिया है? हमने इस पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया है। एक तो 1,000 रुपए पर डे से 500 रुपया पर डे पर लिया है, और फिर मैक्सिमम अमाउंट भी अपन ने पेनल्टी का फिक्स कर दिया है ना? ये मैक्सिमम अमाउंट जो अपन ने फिक्स कर दिया ड्यूरिंग विद द डिफॉल्ट कंटिन्यूस, 5 लाख कंपनी पर और 1 लाख ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। तो वी हैव reduced the monetary penalty under section 64 subsection 2 in case of non compliance of filing the order of the tribunal। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? पहले वाले पॉइंट में क्या करा था, जल्दी से रिवाइज कर लो अपने एंड पर। पहले वाले पॉइंट में आपने रूल 9A के हिसाब से बीइंग एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ई फॉर्म पास 6 फाइल करा है हर हाफ ईयर एंड से 60 दिन के अंदर अंदर, जिसका हेडिंग होता है क्या, आप यहाँ पर एक ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हो, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हमें सेक्शन 42 रेड विथ रूल 14 का रेफरेंस आया कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्यूआईबी को करना है तो एक सिंगल रिजोल्यूशन से ये काम आपका हो जाएगा।
ठीक है। तीसरे में क्या आया था आपके पास, सेक्शन 26 सबसेक्शन 9 मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। अगर नहीं देते हैं तो यहां से जो पहले आपका इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट होता था वो अपन ने हटा दिया, डिक्रिमिनलाइजेशन हो गया। सेम चीज 40 सबसेक्शन 5 में भी हुई है, टू बी इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज डेल्ट विद एट द स्टॉक एक्सचेंज। ये मॉनेटरी पेनल्टीज तो अपनी जगह पर है, बट हमने क्या कर दिया है, हमने इम्प्रिजनमेंट को ओमिट कर दिया है। पांचवें पॉइंट ने आपको बताया कि भाई सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 के हिसाब से जो पेनल्टी है उसमें बदलाव आया है। 1000 रुपया पर डे की पेनल्टी 500 रुपया पर डे पर हो गई है, और अमाउंट को भी हमने फिक्स कर दिया है। इन केस देयर इज अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ द नोटिस टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार रिगार्डिंग द ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, जो ई फॉर्म SS7 में देते थे। अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो फिर ऐसी स्थिति में उसके ऊपर लगने वाली पेनल्टी में थोड़ा सा चेंज आ गया। आप देख पा रहे होगे मैक्सिमम चीजें पेनल्टी में चेंज से ही रिलेटेड है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, द एक्ट इज ऑल अबाउट द डीक्रिमिनलाइजेशन मेजरली, ताकि बिजनेस करना आसान हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए भाई छठे पॉइंट पर आते हैं भाई, और छठा पॉइंट है अगेन अबाउट सेक्शन 66 सबसेक्शन 11, जिसे हमने पूरी तरह से ओमिट कर दिया है। सेक्शन 66 वाज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल व्हिच नीडेड प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय मींस ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड, जल्दी बोलिए उधर से, मैं बोलूं उसके पहले, यस, प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो अब पुराना जो प्रोविजन होता था जो सबसेक्शन 11 में दिया गया था पेनल्टी का, उसको अपन ने पूरी तरह से ओमिट कर दिया है। देखिए ये जो रेड कलर के एरो में मैंने हाईलाइट करा, पेनल प्रोविजंस फॉर डिफॉल्ट बाय द कंपनी इन पब्लिशिंग द कंफर्मेशन ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हैज बीन ओमिटेड। जो ट्राइब्यूनल का कंफर्मेशन ऑर्डर आता है जो अपन फाइल करते थे, वो प्रावधान अपन हटाती है। ठीक है भाई, पेनल प्रोविजन है, पेनल प्रोविजन हटा है भैया, कि वो फाइल करना था वो नहीं करे तो जो पेनल्टी वो हटी है। फाइलिंग करना है, फाइलिंग का रिक्वायरमेंट नहीं हटा है। ठीक, समझ गए ये। अगले पॉइंट पर आ जाइए। अगले पॉइंट पर जब आप आते हैं तो अब आपके सामने आता है एक और सेक्शन, और वो है 68 का ही सबसेक्शन 11 सेक्शन नंबर 68 बाय बैक। अभी तक आप रिकॉल कर चुके होंगे मुझे पता है, और आपको ध्यान आ गया होगा कि भाई बाय बैक किस तरह से होता है, क्या प्रोविजंस है, आपने माइंड में रिकॉल कर लेना चाहिए अभी तक। अप टू 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स बोर्ड रिजोल्यूशन, अप टू 25% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल बाय मींस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, ठीक, समझ रहे था। अब यहाँ क्या करा है अपन ने, यहाँ पर जो चेंज अपन लेकर के आए हैं बच्चों, ये चेंज है इज अबाउट द पावर ऑफ कंपनी टू परचेज में परचेज इट्स ओन शेयर्स, डीक्रिमिनलाइजेशन। एक बार फिर से, कैसा डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ भाई? डीक्रिमिनलाइजेशन मतलब कि हमने इम्प्रिजनमेंट यहां से भी हटा दिया, मॉनेटरी पेनल्टीज अपनी जगह है। नया प्रावधान जो आप देखते हैं तो पनिशेबल है यदि नॉन कंप्लायंस होता है तो, ठीक, 1 लाख से लेकर 3 लाख तक कंपनी पे, और एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल आल्सो बी पनिशेबल विद दिस पेनल्टी, 1 लाख से 3 लाख। जो इम्प्रिजनमेंट पहले होता था वो अपन ने हटा दिया है। समझ गए मेरे प्यारे सारे बच्चे? ये सातों पॉइंट क्लियर हो गया ना? इतना सारी चीजें, सारे सेक्शन, रूल नंबर 9A हो जिसमें आपने ई फॉर्म पास 6 पढ़ा है, या फिर सेक्शन नंबर 26 हो, या रूल 1442 सेक्शन के साथ प्राइवेट प्लेसमेंट हो, या 40 का हो, या 66 का हो, या 68 का हो, क्लियर हो गई इतनी सब चीजें। शॉर्ट नोट्स इसके ये हाईलाइटेड पॉइंट के बना के वहां जगह जगह जहां ये सेक्शन आपने पढ़े वहां चिपका लेना बच्चों। इसके बाद आपको इन प्रावधानों को याद रखने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे, आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले चैप्टर पर, और अगला चैप्टर है मेंबर और शेयर होल्डर पर आधारित। राइट, किताब में अगला चैप्टर मेंबर शेयर होल्डर आता है। अब मेंबर शेयर होल्डर में क्या 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 चेंजेस आए हैं मैम, यहाँ पर भी जल्दी से बता दो। तो भाई मेंबर शेयर होल्डर में सबसे पहले भी है वो ओमिटेड सेक्शन 48 का सबसेक्शन 5, जो वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स की पेनल्टी पर आधारित था। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स आपको अभी रिकॉल कर लेना चाहिए सेक्शन। मेमोरेंडम प्रोहिबिट नहीं करे और शेयर होल्डर की अप्रूवल लगती है, सेक्शन नंबर 48। ठीक है, पुराने प्रोविजन आपके सामने है, बट पुराने में
पूरे रीड नहीं करूंगी क्योंकि ये तो आप पढ़ ही चुके हो, आप जानते ही हो। नया क्या चेंज आ गया है भाई, तो अब चेंज ये आ गया है कि जो पेनल्टी लगती है इन टर्म्स ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 48, उसे हमने पूरी तरह से ओमिट कर दिया है। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स की पेनल्टी हैज बीन ओमिटेड। समझ गए हैं? इतना क्लियर है ये कंसेप्ट? ठीक। दूसरा चेंज क्या आया मैम मेंबर शेयर होल्डर में, तो हमने भैया सेक्शन नंबर 56 के सबसेक्शन 6 में एक बदलाव करा, दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, और यहाँ थोड़ा पेनल्टी फिक्स कर। अब ट्रांसफर ट्रांसमिशन अपन पढ़ते हैं, अपन जानते हैं कि ट्रांसफर ट्रांसमिशन के लिए अपन कंपनी को अप्लाई करते हैं, है ना। और अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है सेक्शन 56 के सबसेक्शन 1 से 5 को कंप्लाई करने में, तो फिर ऐसी स्थिति में हम पहले जो पेनल्टी चार्ज करते थे, अब हमने क्या करा, अब हमने उस पेनल्टी को फिक्स कर दिया सीधा सीधा। कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000। पहले ऊपर भी आपने पेनल्टी पड़ी, वो 25,000 से 5 लाख तक की, 10,000 से 1 लाख ऐसी पेनल्टी दी गई थी कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। अब अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर। ठीक है, तो मेंबर शेयर होल्डर में पहला बदलाव कहां पर आया है भाई, पहला बदलाव आया है आपके सेक्शन 48 के सबसेक्शन 5 में। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट के संबंध में जो पेनल्टी थी, जो पेनल प्रोविजन था, ओमिट हो गया। दूसरा 56 के सबसेक्शन 6 में आया, जहां ट्रांसफर ट्रांसमिशन के संबंध में सेक्शन 56 के सबसेक्शन 1 से 5 का नॉन कंप्लायंस अगर होता है, तो जो पेनल्टी पहले अलग अलग होती थी कंपनी एंड ऑफिस एंड डिफॉल्ट पर, अब हमने उसको फिक्स कर दिया है, और वो हो गई है नॉट लेस देन, मतलब सीधी सीधी है, शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000। ठीक है क्या बच्चों, क्लियर हुआ? तीसरा चेंज कंपनी अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन नंबर 10 के माध्यम से 59 के सबसेक्शन 5 में आया। पहले 48, ठीक है, फिर उसके बाद 56 और फिर 59। ठीक, यहां क्या करा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के पेनल प्रोविजन को ओमिट कर दिया। अब आपको ध्यान होगा, अगर पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनीज ट्रांसफर करने से मना करती हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में अधिकार होता है ट्रांसफरर के पास, वो ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकता है। और ट्राइब्यूनल जो ऑर्डर देती है, या तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्स ऑर्डर करती है, या फिर वो चेंज जो जो ट्रांसफर ट्रांसमिशन होना है उसकी परमिशन देती है। रेक्टिफिकेशन 4 तरीके हैं, आपको ध्यान आया होगा अब तक, कि भाई आप किसी का नाम गलती से हट गया तो उसको डाल दे, या गलती से ऐड हो गया एज अ मेंबर तो उसको हटा दे, वो सब पॉइंट है ना। तो वहां जो पेनल्टी थी ना बच्चों, जो पेनल्टी थी, सीधी सी चीज है कि सेक्शन नंबर 59 के सबसेक्शन 5 में पेनल प्रोविजंस इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन हैज बीन ओमिटेड। तो जो पेनल्टी होती थी, वो पेनल प्रोविजन हमने पूरी तरह से हटा दी। तो पता, आप सोच रहे होंगे कि मैम कितनी सारी पेनल्टीज हटा दी, रिड्यूस कर दी, तो इन सबसे तो फ्रॉड्स और बढ़ जाएंगे, गलतियां और होंगी। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये पेनल्टीज कुछ बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही थी, तो उसे थोड़ा सा लूजन अप करा गया। जितना रिक्वायर्ड है उतने पेनल प्रोविजंस हर जगह है, हर जगह है। ये सब वो ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस हैं जिनमें नॉन कंप्लायंसेस वेरी रेयरली होते हैं बच्चों, और उसमें भी इतनी हेफ्टी पेनल्टी लगा देने से ना बिजनेस करने की आजादी पर एक रोक लगती है। और कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव अपन ने सेशन के वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए थे, कि भाई हमें क्या करना है, हमें बिजनेस करना आसान बनाना है और डिक्रिमिनलाइजेशन करना है। तो दैट वाज द इंटेंशन। ठीक है, चौथे पॉइंट में क्या चेंज आया है भाई, चौथे पॉइंट में किस चेंज के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पर सेक्शन 88 के सबसेक्शन 5 में विद रेफरेंस टू रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेनेंस की पेनल्टी फिक्स हुई। हर कंपनी मेंटेन करती है रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, है ना। तो अब अगर कंपनी नहीं मेंटेन करती है रजिस्टर, तो यहाँ पर जो पेनल्टी पहले फिक्स्ड नहीं होती थी, अलग अलग होती थी, एक रेंज में होती थी, उसको हमने सीधा फिक्स कर दिया। कंपनी के ऊपर 3 लाख, हर ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 50। सीधी सी बात है, इतने से इतने जाएगी, इतने से इतने जाएगी, ऐसा कुछ सीधा सीधा फिक्स कर दिया, काम खत्म। 88.5। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। पांचवें पॉइंट में क्या आ रहा है मैम यहाँ पर, डिक्लेरेशन with reference to with respect to the beneficial interest in any shares, सेक्शन नंबर 89 के सबसेक्शन 5 और 7 में अगेन थोड़ा सा पेनल्टीज के लेकर के चेंजेस। अब 89 और 90, एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट का डिक्लेरेशन और एक बेनिफिशियल ओनर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, दोनों बैक टू बैक आते हैं।
छोटे से इंटरेस्टिंग सेक्शन, फॉर्म्स है, डिक्लेरेशन है ना। तो पहली चीज अपन ने क्या करी है 89.5, जहां पर दिया गया कि अगर कोई पर्सन डिक्लेरेशन नहीं देता है, जो डिक्लेरेशन देना है ऑफ द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर, भाई जो बेनिफिशियल होल्ड कर रहा है उसको भी देना है, यानी रजिस्टर्ड ओनर को भी देना है, बेनिफिशियल ओनर को भी देना है। डिपॉजिटरी में ऐसा होता है ना, रजिस्टर्ड ओनर कोई और है, बेनिफिशियल ओनर कोई और है, तो दोनों को देने होते हैं ये डिक्लेरेशन। और इफ द पर्सन हुज रिक्वायर्ड टू मेक दिस डिक्लेरेशन अंडर द सबसेक्शन 1 और 2, अगर वो नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में जो पेनल्टी होती थी, अब अपन ने क्या कर दिया है भाई, अपन ने सीधा सीधा बोला है कि द पर्सन हु फेल्स टू मेक द डिक्लेरेशन शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000। और अगर ये कंटिन्यूएशन में हो रहा है तो 200 रुपया पर डे से बच्चों ये चीज बढ़ती जाएगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। ठीक है, मतलब 50,000 रुपए तो सीधी पेनल्टी है, एंड फर्दर 200 पर डे जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है, जब से ये रिकॉग्नाइज हुआ है वहां से शुरू होगी और जब तक चल रहा है तब तक, जब तक डिक्लेरेशन फाइल नहीं करा तब तक, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया, रजिस्टर्ड ओनर भी देता है ये डिक्लेरेशन और बेनिफिशियल ओनर भी देता है। क्विकली अपने नोट स्टडी मटेरियल में सेक्शन 89 खोल के रिकॉल कर लेना अगर याद नहीं आया हो। ठीक है, इसी के सबसेक्शन 7 में भी अपन ने क्या करा है भाई, इसके सबसेक्शन 7 में भी पेनल्टी वाज इंट्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ फाइन। जो फाइन पहले लगता था अब सीधा सा पेनल्टी हो गया है। रिटर्न अगर फाइल नहीं होता है, कंपनी को भी रिटर्न फाइल करना होता है भाई, और अगर कंपनी ने ये रिटर्न फाइल नहीं करा है तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, फिर कंपनी के ऊपर जो है वो पेनल्टी लग जाएगी, पेनल्टी इन प्लेस ऑफ फाइन। पहले ऊपर जो दिया गया ओल्ड प्रोविजन फाइन का था, अब हमने सीधा सीधा क्या कर दिया है, हमने उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी है। कंपनी एंड एवरी ऑफिसर डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ऑफ 1,000 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, मैक्सिमम 5 लाख तक जाएगी कंपनी के केस में, और ऑफिस एंड डिफॉल्ट के केस में 2 लाख तक जाएगी। समझ गए इतना? क्लियर हो गए क्या मेंबर शेयर होल्डर? अब यहाँ पे तो आप देख रहे हो ना, मैक्सिमम पॉइंट सब वही पेनल्टी को घटाने बढ़ाने पर ही आधारित है मेंबर शेयर होल्डर में। ठीक है, तो क्विकली क्विकली अपने पुरानी पुरानी चीजें रिवाइज कर लेना ताकि चीजें स्किप ना हो। सबसे पहले मेंबर शेयर होल्डर में आपने क्या पढ़ा, वेरिएशन इन राइट्स के संबंध में पेनल प्रोविजन हट गया, यानी सेक्शन 48 सब सेक्शन 5। दूसरा क्या पढ़ा आपने भाई, तो दूसरे वाले में अपने को बताया गया ट्रांसफर ट्रांसमिशन के संबंध में पेनल्टी को फिक्स कर दिया गया, यदि सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 1 से 5 का कंप्लायंस नहीं होता है तो। फिर ट्रांसमिशन पर आधारित आपका तीसरा पॉइंट आया, ट्रांसफर ट्रांसमिशन 39 सबसेक्शन 5। रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर करना था, नहीं करते टाइमली मॉनेटरी पेनल्टी रहेगी, इंप्रिजनमेंट हट गया। ठीक है, समझ आ गया क्या? यहाँ पर हमने यहाँ पर जो पेनल प्रोविजन है उसको ही, एक्चुअली पूरे पेनल प्रोविजन को ही यहाँ पर हम हटा चुके हैं। फिर उसके बाद अगला हमने क्या करा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अगर कंपनी मेंटेन नहीं करती है तो फिर ऐसी स्थिति में पहले जो पेनल्टी चलती थी वो एक रेंज में आती थी, अब हमने फिक्स कर दिया, सीधा सीधा फिक्स कर दिया, कंपनी पे 3 लाख रुपया एंड एवरी ऑफिसर डिफॉल्ट पर 50,000। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद 89 यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न सबसेक्शन 5 एंड 7 टाइमली नहीं करते हैं तो दोनों ही स्थिति में हमने फाइन को पेनल्टी से रिप्लेस कर दिया है। समझ गए इतना आप सब लोग? चलिए भाई अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट सेक्शन 90 है इमीडिएट, उसके बाद बैक टू बैक रजिस्टर ऑफ एसबीओ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर टू बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी। इसमें भी दो चीजें, सबसेक्शन 10 और 11। पुराना प्रोविजन कहता है कि अगर जिसे डिक्लेरेशन देना था ना एसबीओ को, जो रिक्वायर्ड होता है डिक्लेरेशन देना, बेन 1 बेन 2 बेन 3 तीन फॉर्म है, एक डिक्लेरेशन एक रजिस्टर और एक रिटर्न का, है ना। तो डिक्लेरेशन टाइमली नहीं दिया पेनल्टी लगती थी, अब अपन ने क्या कर दिया है, अगर डिक्लेरेशन नहीं दिया तो सीधी 50,000 रुपए की पेनल्टी, अगर कंटिन्यू चल रहा है तो 1,000 रुपया पर डे से चलती जाएगी, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक जाएगी, जैसे 89 में भी करा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने जो इम्प्रिजनमेंट वाला पार्ट था उसको हटा दिया, इम्प्रिजनमेंट की जरूरत ही नहीं थी ना यार, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन। फिर दूसरी चीज क्या हुई है, कंपनी के ऊपर है, जो रजिस्टर कंपनी को मेंटेन करना था, अगर कंपनी रजिस्टर मेंटेन नहीं कर पाती है तो फिर आप एक बार देख रहे हैं पेनल्टी जो है वो रिड्यूस हो चुकी है इस रजिस्टर को मेंटेन करने या इंफॉर्मेशन को फाइल करने के संबंध में। पहले पेनल्टी ज्यादा थी, जस्ट विद द इंटेंशन ऑफ प्रमोटिंग और
मेकिंग श्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने पेनल्टी रिड्यूस कर दी। ठीक है, तो एक बार आप पेनल्टी पढ़ेंगे, यहाँ पर समझ जाएंगे छोटा सा चेंज आया है। चलो भाई, यहाँ आकर के मेंबर और शेयर होल्डर कंप्लीट हो गया, यानी मेंबर और शेयर होल्डर में जो चेंजेस आए हैं 5-7 पॉइंट के, वो क्लियर हो गए। वीडियो आगे चल रहा है, पर आप यहाँ पर ही पॉज ले लो, वीडियो को रोको और ये जो 7-7 पॉइंट दोनों के पढ़ लिए, इसको इमीडिएट रिवाइज कर लो। टेक माय वर्ड्स, घंटे 2 घंटे के इस वीडियो के बाद आपका पूरा अमेंडमेंट एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सप्लीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, और ये 1-2 घंटा आपको एग्जाम में अलग से नहीं देना पड़ेगा बच्चों। तो एक बार में कर लो, शॉर्ट रनिंग नोट्स बना लो, वो ज्यादा अच्छे से याद होंगे। मैं तो इनको शॉर्ट फॉर्म में करके फिर भी दे सकती हूँ, फिर एडिशनल बर्डन हो जाएगा 30-40 पन्ने का। इससे ज्यादा बेटर है अपन ने सप्लीमेंट जो आईसीएसआई ने दिया वही उठा लिया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हाईलाइट कर लिए, आपने शॉर्ट में अपने नोट्स में लिख लिया, काम बड़ी आसानी से हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले चैप्टर पर। डेब्ट कैपिटल और डिपॉजिट्स, छोटे छोटे चेंजेस है यहाँ पर, कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है। पहली चीज जो कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स में अमेंडमेंट आया 2020 में, 7 सितंबर 2020 को ये अमेंडमेंट आया था, जिसमें हमने डिपॉजिट्स की परिभाषा में थोड़े से बदलाव करे, है ना। थोड़ा सा अमेंडमेंट अपन ने करा है, आप देख रहे हो जो ग्रीन और ब्लू में मैंने हाईलाइट करा है। रूल 21C में डेफिनेशन ऑफ अ डिपॉजिट को लेकर के थोड़ा सा अमेंडमेंट करा गया है, और पहला अमेंडमेंट ये है कि एनी अमाउंट ऑफ ₹25 लाख और मोर that is received by a startup by way of convertible note that's convertible into equity or repayable within a period of not exceeding 10 years. अब ये 10 हो गया है, पहले 5 होता था। In a single tranche from a person won't be considered as a deposit. ये what are not deposits में आता है, ये सब डिपॉजिट नहीं होते। तो 25 लाख या उससे ज्यादा स्टार्टअप को मिला है, एक पर्सन से मिला है, सिंगल ट्रांच में मिला है, अब वो कन्वर्टेबल नोट के माध्यम से मिला है, और वो कन्वर्जन शुड बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10 years, जो पहले 5 साल होता था। तो ये डिपॉजिट नहीं माना जाता, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स में डिपॉजिट नहीं है। ठीक है, समझे। स्टार्टअप का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, बट अपन स्टार्टअप का एक्सप्लेनेशन तो पढ़ते हैं ना, जहां ये डेफिनेशन आती है वहां स्टार्टअप का एक्सप्लेनेशन भी आता है। तो वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको दिया गया है कि भाई स्टार्टअप मतलब एक प्राइवेट कंपनी है, कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, और इट हैज बीन सो रिकॉग्नाइज्ड, मतलब स्टार्टअप के तौर पे इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या करा है भाई, दूसरा पॉइंट रूल 3 का एक अमेंडमेंट है, ये जो आप देख पा रहे हैं रूल 3 का एक छोटा सा अमेंडमेंट है, जहां पर maximum limit in respect of deposits to be accepted from the members is not applicable to a private company which is a startup for a period of 10 years. अगेन ये भी पहले 5 साल होता था, अब अपन ने प्राइवेट कंपनी को 10 साल तक का रिलैक्सेशन दे दिया। प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स shall not be considered as a deposit. मैक्सिमम लिमिट अपन ने दे दी है कि आप इसे इस लिमिट तक एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इट वुड बी एबल टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स विदाउट एनी लिमिट। जो पहले होता था 5 साल का, वो 10 साल का हो गया है फ्रॉम द डेट ऑफ योर इनकॉर्पोरेशन। समझ गए भाई इतना? ठीक है, अगला चेंज अपन ने क्या करा है, तो वो सेक्शन 71 जो कि काय से रिलेटेड होता है, रिकॉल करा कि नहीं? डिबेंचर। एक ही तो सेक्शन होता है डिबेंचर्स के लिए मेनली, 70 तक तो आप बायबैक ही पढ़ते हैं, 72 नॉमिनेशन है और 73 से डिपॉजिट शुरू हो जाते हैं। तो एक बस जो सेक्शन है 71, जिसके सब सेक्शंस में डिबेंचर इशू करने की कंडीशन, ट्रस्टी, डीआरआर, ट्रस्ट डीड, ये सब पॉइंट आते हैं। यहाँ सब सेक्शन 11 ओमिट हुआ, जहां पर पेनल्टीज होती थी, है ना। एनी डिफॉल्ट मेड इन कंप्लाइंग विद द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 71, तो जो पेनल प्रोविजंस होते थे वो अपन पूरी तरह से हटा चुके हैं, रिमूव कर। तो आप भी वहां से इसको काट दीजिएगा। ठीक है, 3 पॉइंट है बस, 1C का, रूल 3 का डिपॉजिट रूल्स में, और इधर 71 का सबसेक्शन 11 डिबेंचर्स। अगला चार्जेस। चार्जेस के प्रावधान जो ऑलमोस्ट 77 से शुरू हो जाते हैं, 87, 89 तक बढ़ते रहते हैं। पहली चीज, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 16 के माध्यम से हमने सेक्शन 86 में एक अमेंडमेंट करा, 86 के सबसेक्शन 1, which is about a punishment for contravention of provisions relating to registration of charges.
30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो 270 दिन का टाइम, और नहीं कर पाए तो आगे और एक्सटेंशन। ध्यान है ना आपको रजिस्ट्रेशन का प्रावधान। बस डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ बच्चों, छोटा सा चेंज आया है यहाँ पर नए प्रावधान में। अगर कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद व्हाट इज प्रोवाइडेड इन चैप्टर 6, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस से संबंधित कोई नॉन कंप्लायंस होता है, ये देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, तो कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 5 लाख एंड एवरी ऑफिसर 50,000। हमने क्या करा, जो पेनल्टी पहले एक रेंज में होती थी उसको अपन ने यहाँ पर फिक्स कर दिया और इम्प्रिजनमेंट को अपन ने हटा दिया। बस चार्जेस में इतना सही है, यहाँ पर और कोई चेंज नहीं है। तो खुश तो बहुत होंगे आप सभी लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा मेजर चीजें हैं नहीं, छोटे छोटे से पॉइंट है, बस बारीकी से हर एक को ध्यान रखते जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है क्या भाई? चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और अगले चैप्टर पर आते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। यहाँ पे कुछ एक नई चीजें ऐड हुई है भाई। क्या क्या ऐड हुआ है मैम? सबसे पहले अमेंडमेंट इन आइटम नंबर 9। आइटम नंबर 9 में हमने बदलाव करा है स्केड्यूल 7 के। क्या चेंज करा मैम यहाँ पर? वेल स्केड्यूल 7 आपको पता है वो सारी एक्टिविटीज की लिस्ट होती है, वो सारी एक्टिविटीज जो कि अपन करते हैं तो दे क्वालिफाई फॉर सीएस। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पर क्या करा है, अपन ने फॉलोइंग आइटम्स एंड एंट्रीज जो है इसको सब्सटीट्यूट करा है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में करे गए कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन दैट आर फंडेड बाय CG, SG, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एनी एजेंसी ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसको भी अपन CSR के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, और दूसरा पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये इतनी पूरी लंबी चौड़ी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट है। इन सब को अगर आप कंट्रीब्यूशंस देते हैं, व्हेन दे आर एंगेज इन कंडक्टिंग रिसर्च इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, वही जो ऊपर के पॉइंट में भी आप देख रहे हैं 9A में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, यहाँ पर भी वही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, 4 चीजें हाईलाइट करी। फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सो MCA has widened the scope of CSR activities by amending this point number 9. Point number 9 में 2 चीजें और ऐड हो गई है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मेडिसिन के पर्पज से दिए गए कंट्रीब्यूशन फॉर R&D या इन इंस्टीट्यूशंस को, जैसे काफी सारी मिनिस्ट्रीज और ऐड हो गई हैं, तो इन सब को अपन ने क्वालिफाई करा है एज कंट्रीब्यूशन टू CSR एक्टिविटीज एलिजिबल अंडर सेक्शन 130। विद दिस समझ गए क्या भाई? चलिए दूसरा पॉइंट आ रहा है CSR का, इसमें क्या करा है, तो यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा चेंज करा है, और ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट आर कैरीड आउट इन कोलैबोरेशन विथ एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस जिनको ऊपर बताया गया है, शुड बी क्वालिफाइड फॉर CSR, पहली चीज। और दूसरा, इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट में, जो CSR के नाम पे ये काम कर रही है। ठीक है, तो हमने उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। दूसरी चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है। तीसरी चीज में क्या ध्यान रखना है, तो भाई CSR के रूल्स में जो एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स वर्ड है उसको ओमिट करना है। भाई आप अगर नॉर्मल कोर्स में कोई भी चीजें कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपके डे टू डे बिजनेस का हिस्सा ही अगर वो चीजें हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कि हम उसे CSR के लिए क्वालिफाई नहीं करते। तो इस कारण से हमने इन वर्ड्स को यहां पर से हटाया है, यानी इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी या मेडिसिन, इन सब का काम आपका डे टू डे का ही है, इट्स अ नॉर्मल कोर्स ऑफ योर वर्क एंड एक्टिविटी। और फिर अगर आप उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे तो इट इज नॉट गोइंग टू क्वालिफाई फॉर CSR, फिर वो थोड़ी CSR एक्सपेंस में क्वालिफाई होगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जा रहा है। ठीक है, समझ गए क्या आप सभी लोग? ये पॉइंट भी CSR में 2 से 3 ही छोटे छोटे से चेंजेस आ रहे हैं बस। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके अगला चैप्टर जिसमें अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना है वो अकाउंट्स, ऑडिट और ऑडिटर्स का आ जाता है आपके सामने। वेल ऑलमोस्ट अकाउंट्स, ऑडिट, ऑडिटर के जो प्रावधान है वो हमारे कंपनी एक्ट में बैक टू बैक दिए गए हैं। सेक्शन नंबर 128 से मेजरली शुरू हो जाते हैं, 129, 130, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑडिटर्स जो 139 से शुरू हो जाते हैं। ठीक, क्या है अमेंडमेंट मैम, इसमें भी बताओ। वेल सबसे पहला, कारों की एप्लीकेबिलिटी को डिले कर दिया गया है इन लाइट ऑफ द करंट पेंडेमिक।
ठीक, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 will now be applicable from the financial year commencing from 1st of April 21। तो हमने इसको थोड़ा सा और डेफर कर दिया है, जो कि पहले अप्लीकेबल होना था, इसे हमने थोड़ा सा और आगे कर दिया है। दूसरा काम क्या करा है भाई, एक और डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस। सेक्शन नंबर 128 के सबसेक्शन 6 में, जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जिम्मेदारी जिन लोगों की होती है, उनके ऊपर ये काम नहीं करने पर लगने वाली पेनल्टी की बात है। पेनल्टी, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी के सीएफओ और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अब यदि ये ऐसा नहीं करते हैं, इफ देयर हैज बीन अ डिफॉल्ट, तो पहली चीज अपन ने इम्प्रिजनमेंट यहां से हटा दिया डिक्रिमिनलाइजेशन में, ठीक है। और दूसरी चीज अपन ने क्या कर दी है, जो मॉनेटरी पेनल्टी है, अब वो मॉनेटरी पेनल्टी हो गई नॉट लेस देन 50,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, तो इम्प्रिजनमेंट हट गया फॉर कॉन्ट्रवेंशन। अब इनमें से किसी को भी एमडी, डब्ल्यूटीडी जो इंचार्ज ऑफ फाइनेंस है, या सीएफओ और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड टू मेंटेन द अकाउंट्स अंडर सेक्शन 128, इम्प्रिजनमेंट इज पेन। बाकी 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। ठीक, अगला पॉइंट सेक्शन 137 कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, पेनल्टी इसमें भी कम कर दी गई है। यहाँ भी पेनल्टी कम हो गई क्या मैम? हाँ बच्चों, यहाँ पर भी पेनल्टी कम हो गई है। नए पेनल प्रोविजन आ गए, जिसमें कि अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल टू आरओसी, ध्यान होगा आपको, फॉर्म एओसी 4 मेजरली जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, बाकी वो सेक्शन 92। सेक्शन नंबर 92 कहां पर आ जाता है भाई? सेक्शन नंबर 92 इज ऑल अबाउट द एनुअल रिटर्न, है ना, उससे संबंधित भी एक पॉइंट है, यहाँ पर आएगा भी। ठीक, तो पेनल्टी जो है यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया है, थोड़ी सी रिड्यूस कर दी है। आई हैव हाइलाइटेड द पॉइंट्स ऑफ पेनल्टी इन ब्लू कलर फॉर यू, तो आप इसे पढ़ सकते हैं एक बार। पेनल्टीज को थोड़ा सा बस रिड्यूस कर दिया गया है। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं सीधे सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 में, ऑडिटर से रिलेटेड पॉइंट में, जहां उनके रेजिग्नेशन या रिमूवल का जो स्पेशल नोटिस दिया जाना है, की पेनल्टी को फिर रिड्यूस कर दिया। तो अब अगर ऑडिटर ऐसा करता है कि जो नोटिस उसे देना है अबाउट द रेजिग्नेशन, वो टाइमली नहीं दे पाता है, तो फिर उसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना है, और एन अमाउंट इक्वल टू द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस, जितना रेम्यूनरेशन उसने ड्रॉ करा है। और अगर ये कंटिन्यू चल रहा है तो 500 रुपया पर डे से मैक्सिमम 2 लाख तक की ये पेनल्टी जाएगी। ठीक है भाई, तो ऑडिटर के ऊपर ये पेनल्टी आ गई है, मैक्सिमम पेनल्टी नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन ने फिक्स कर दिया है। दूसरी चीज 143 के सबसेक्शन 15 पर अपन आ रहे हैं, और 143 के सबसेक्शन 15 में पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के संबंध में फिर पेनल्टी को थोड़ा सा बदला गया है। और पहले क्या होता था भाई, ये देखो, इफ एनी ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी कंप्लाई नहीं करता है 143 सबसेक्शन 12 को, तो उसके ऊपर पेनल्टी होती थी, जो 1 लाख से 25 लाख होती थी। अब अपन ने इसको थोड़ा फिक्स करा। कैसे फिक्स करा मैम? ये लिस्टेड कंपनी के लिए सीधा 5 लाख, बाकी सब केसेस में अनलिस्टेड पब्लिक या प्राइवेट में 1 लाख। तो अब ये पेनल्टी लगेगी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस पर, जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरे डिस्क्लोजर्स का कंप्लायंस नहीं कर। ठीक, क्लियर इतना? आगे फिर पेनल्टी से संबंधित 147 सबसेक्शन 1 और 2 आ रहा है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑडिटर्स, डिक्रिमिनलाइजेशन। 139 से 146 के प्रावधानों को यदि कंप्लाई नहीं करा जाता है, तो कंपनी पे 25,000 का जुर्माना, जो 5 लाख तक बढ़ सकता है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर भी फाइन नॉट लेस देन 10,000, जो 1 लाख तक जा सकता है। समझे क्या भाई? इतना इम्प्रिजनमेंट हटा दिया, ओमिशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ओके विद दिस, चलिए आगे बढ़िए। इसी के सबसेक्शन 2 में एक बार फिर से, अगर ऑडिटर कॉन्ट्रवीन करता है एक्ट के इन प्रावधानों को, सेक्शन 139 को या स्पेसिफिकली 143 को, तो फिर ऐसी स्थिति में ऑडिटर पे फाइन लगेगी 25,000 रुपए की, जो 5 लाख तक हो सकती है, 4 times ऑफ द रेम्यूनरेशन दैट ही हैज अर्न्ड फ्रॉम द कंपनी।
व्हिचएवर इज लेस। ठीक है, तो ये पेनल्टी हमने ऑडिटर पे भी लगा दी। और क्या करा मैम इसमें, भाई एक और जगह पेनल्टी फिक्स हुई, 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट के संबंध में पेनल्टी, यदि जो प्रावधान 204 में दिए गए अलोंग विद द रूल्स कंप्लाई नहीं करे जाते हैं तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, इन लोगों के द्वारा अगर कंप्लाई नहीं करे जाते तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और द सीएस इन प्रैक्टिस शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 2 लाख। सेक्रेटेरियल ऑडिट बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, एंड इन केस ऑफ द नॉन कंप्लायंस स्ट्रेट पेनल्टी ऑफ 2 लाख। समझ गए? इतना क्लियर हो गई ये चीज, पेनल्टी का अमाउंट यहाँ पर भी फिक्स हो गया। और अकाउंट्स ऑडिट में इतनी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है। हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है, अगला चैप्टर ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर पर आधारित। क्या क्या है मैम यहाँ पर बताइए जरा। तो आइए बच्चों देखिए, पहला पॉइंट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 में करा गया एक बदलाव। रूल नंबर 12, कौन सा रूल मैम? स्पेसिफिकली रूल नंबर 12, जो अब ये कहता है कि कंपनीज को अपने एनुअल रिटर्न में जो उसका एक्सट्रैक्ट वो फिजिकल फॉर्म MGT 9 में लगाते थे वो नहीं लगाना पड़ेगा if they are providing the web link of the return and the same has also been disclosed in the both report। ठीक है, as per section 92 जो अपन एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं कौन से फॉर्म में जाता है भाई? ई फॉर्म MGT 7 में जाता है ना, विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑफ AGM। और इसमें अपन जो बोर्ड रिपोर्ट लगाते थे उसके साथ एक एक्सट्रैक्ट भी लगाते बोर्ड रिपोर्ट का MGT 9 में, अब नहीं लगाना है, अपन ने कम कर दिया उस फॉर्मेलिटी को। बस वेब लिंक दे दो आप इस एनुअल रिटर्न का और उसको बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज कर दो, तो आपको ये अलग से नहीं लगाना। और सेम लाइंस पे नीचे का भी पॉइंट है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, एवरी कंपनी shall now be required to place a copy of annual return on the website अगर है तो, ठीक है, and the web link of the return shall also be disclosed in the board। ठीक है, समझ गए ये वाला पॉइंट? क्लियर हुई इतनी चीज? ठीक, एनुअल रिटर्न के साथ एक्सट्रैक्ट नहीं लगाना है, वेबसाइट पे डिस्क्लोजर देना है, वेबसाइट है तो, और बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर। सेक्शन नंबर 92 के हिसाब से ये अमेंडमेंट करना है। एक और अमेंडमेंट इसी सेक्शन के सबसेक्शन 5 और 6 में, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे जाने की पेनल्टी थोड़ी सी कम हो चुकी है, अब 10,000 रुपए ऑन एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, और कंटिन्यू हुआ तो 100 रुपया पर डे के हिसाब से, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख, और कंपनी पे 50, ये कंपनी के पेनल्टी, एंड इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट सीधा सीधा 50,000 रुपया की पेनल्टी लगाई जाए। तो हमने पेनल्टी को, पुराना प्रोविजन आप देख रहे हो, उसके कंपैरिजन में ऑफिसर इन डिफॉल्ट और कंपनी पर पेनल्टी को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, हमने पेनल्टी को थोड़ा सा रिड्यूस कर, ठीक है। इसी के सबसेक्शन 6 में, कंपनी सेक्रेटरी जब एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करता है, यदि उसने कंपनी एक्ट के प्रावधानों का कंप्लायंस नहीं करा, एंड इफ द रिटर्न वाज बीइंग सर्टिफाइड विदाउट ऑब्जर्विंग और इन कंफॉर्मिटी टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एक्ट, तो सीधे 2 लाख रुपए की पेनल्टी भैया, सीधा 2 लाख रुपए की पेनल्टी। अब याद रखना है, सर्टिफाई करने के पहले अगर कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रिटर्न नहीं बना या डिस्क्लोजर नहीं है तो सीधे 2 लाख रुपीस की पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर, अगर आप इसे सर्टिफाई करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ इतना? एक और चेंज जो सेक्शन 134 के सबसेक्शन 8 में करा गया है, और सेक्शन 134 के सबसेक्शन 8 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट के संबंध में हमने पेनल्टी थोड़ी सी फिक्स करी है फिर से, और इम्प्रिजनमेंट को ओमिट करा है। तो अब अगर 134 की फाइलिंग के प्रावधान कंप्लाई नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वेल, कंपनी के ऊपर 3 लाख रुपए की पेनल्टी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 की। बाकी जो इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट था, वो इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट हमने यहां से हटा दिया। समझ गए हैं क्या आप सारे लोग? इतना पॉइंट क्लियर है क्या ये सारी चीजें? पर 39 पेजेस में से अभी 20 पेजेस हुए हैं, वी आर स्टिल टू गो थ्रू विद द 19 पेजेस। अभी कुछ और भी चीजें हैं जो बची हुई हैं इससे पहले कि हमारा ये वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो।
पर आप इन चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। मैं इसी के बाद इमीडिएट अगले वीडियो पार्ट 2 में आपसे मिल रही हूं, जहां पर अपन इसी अमेंडमेंट एक्ट को आगे कंटिन्यू करके जो इंटरकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और फिर उधर बोर्ड मीटिंग्स और जनरल मीटिंग्स और शेयर होल्डर से संबंधित थोड़े से चेंजेस के बारे में और पढ़ने वाले हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लो और फिर उसके बाद पार्ट 2 ऑफ द वीडियो पर आ जाओ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।